हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और 19 सितंबर को इसका एग्ज़ाम था। तो अब समय है कि आप इसका करेक्ट विद एक्सप्लेनेशन जो है आंसर मिला लीजिए। सो अपना बुकलेट सीरीज़ निकालिए। ये बुकलेट सीरीज़ हमें भी किसी अपने मित्र के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया हमें। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, सो दैट आप अपना आंसर मिला सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और वो भी पूरे सटीक तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अडॉप्ट किया गया था वो 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। सो देखिए अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा है देन यू कैन सी इट इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो इसका इंग्लिश भी यहाँ साइड बाई साइड दिया हुआ है, तो आप उसका इंग्लिश में भी मार्क कर सकते हैं। मैं हिंदी में मार्क करते जाता हूँ, आप इंग्लिश में भी मार्क कर सकते हैं साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जनक माना जाता है, अर्थात फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम किनको माना जाता है। तो ये आपको मालूम होगा, विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो ये जनजाति वाला प्रश्न जो है, अगर आप झारखंड दे रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो भील है। तो भारत की अगर सबसे बड़ी आबादी पूछता है तो वो भारत की सबसे बड़ी आबादी जो है वो गोंड हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी आबादी गोंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भील, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछता है तो आंसर हो जाएगा आपका भील। तो यानी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। गोंड नहीं होगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दो को मिला था। एक था बजरंग पुनिया और दूसरे थे दीपा मलिक। तो बजरंग पुनिया को रेसलिंग में मिला था, अर्थात कुश्ती में मिला था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया, क्योंकि दीपा मलिक जो है वो पैरा एथलेटिक्स थे। तो ये तो आंसर होगा नहीं, और सुशील कुमार और सरदारा सिंह होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बजरंग पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो आपदा के बाद का उपाय की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में पढ़िएगा, प्लानिंग एंड पॉलिसीज। तो प्लानिंग एंड पॉलिसीज आपदा के बाद आप नहीं करते। प्लानिंग एंड पॉलिसी जो है सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं आपदा के पहले। दूसरी चीज़ है अर्ली वार्निंग, ये भी आपदा के पहले देते हैं। एंड जोनिंग, किसी भी क्षेत्र का जोनिंग जो होता है ना वो आपदा से पहले ही होता है, तभी आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट आपको अडॉप्ट करना है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो आपदा के बाद शुरू हो जाता है। तो यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार 1953 में जीता था, ठीक है। तो 1953 में ये लिटरेचर में इन्होंने जीता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के लिए इनको 1953 में, ठीक है, साहित्य के लिए 1953 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो मिजोरम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिजोरम, 85.41% इसका वनाच्छादित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आर ओ फेरी सर्विसेज। तो ये तो कॉमन प्रश्न है, ये जब न्यूज में था तो उसमें काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो हमने भी इसको कवर किया था अपने करंट अफेयर सेशन में। तो घोघा और दहेज, ठीक है, क्या हो जाएगा? घोघा और दहेज के बीच में ये शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घोघा और दहेज। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। देखिए वीडियो को लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? सो वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? 18 फरवरी 1911 को प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1911, यानी 1911 ऑप्शन में है, तो 1911 विल बी द करेक्ट आंसर। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ जो है, एयर ट्रांसपोर्टेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप। 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो 22 जुलाई 1947। तो एनीवे कोई भी एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है वो सिंपल नहीं होता है, आप वहाँ पर उसका एग्जाम का प्रेशर जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न जो है आपका बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इसको डिलीट मारना चाहिए जेपीएससी को। हो सकता है जेपीएससी इसको बाद में हटा दे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल करंट अभी वर्तमान में अगर देखिएगा तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो दिया है वो न्यायमूर्ति HL दत्तू का आपका आंसर होगा। तो एज पर ऑप्शन, देखिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार अगर चलिएगा तो डी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क मारूंगा, इसको डिलीट करना चाहिए जेपीएससी को। ये क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता है, करंट का कोई भी चीज़ आप इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। सेम क्वेश्चंस आपको आप देखिएगा, एक बार आरबीआई के बारे में, आरबीआई के गवर्नर के बारे में बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो वर्तमान में कब कौन चेंज हो जाएगा इसका कोई नहीं पता। अब जब विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है तो उस दिन को पढ़ के जाता है। तो इस प्रश्न को सही आंसर अगर की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा होगा, लेकिन ऑप्शन में अरुण कुमार मिश्रा जी नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन अगर लगा के आते हैं तो न्यायमूर्ति HL दत्तू होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका डिलीट होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कब? देखिए यह प्रश्न जो है ना बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न को आपको बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इस बार पूरे कोविड-19 के समय पूरा एकदम चर्चा में था। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कुछ भी अगर किसी को कुछ भी हो रहा था तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आप देखें कोई भी पनिशमेंट तो 2005। तो आपका आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट अथॉरिटी कब फॉर्म हुआ था? तो 2005 में फॉर्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2005। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे ना कोविड के समय, तो आपने देखा होगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किसी को पनिशमेंट मिला था। चलिए अगर वायलेटर ऑफ कोविड रूल्स जो था, तो निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न भी होगा। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा कुंडनकुलम का है, लेकिन ऑप्शन में कुंडनकुलम कहीं नहीं है। कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, तो सबसे ज़्यादा उसी का है इंस्टॉल कैपेसिटी, लेकिन नहीं है तो उसके बाद तारापुर का आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में है, तो इसका बी सही आंसर होगा, तारापुर महाराष्ट्र में है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी ऑप्शनों में देख लीजिए, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और काकरापारा कहाँ है? काकरापारा इज इन गुजरात, और कैगा कहाँ है? कैगा इज इन कर्नाटका। सो आपका आंसर जो हो जाएगा तारापुर, बिकॉज कुंडनकुलम के बाद सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तारापुर महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? ये देखिए सेम प्रश्न आपसे पूछा है, तो दूसरा सबसे सर्वाधिक जनजाति पूछा था उसमें भारत में। अब यहाँ सर्वाधिक जनजाति कौन सा है? लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गूंड। अब कहीं कहीं आपको आंसर में ना गूंड और व्हील में कन्फ्यूजन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एशिया का लार्जेस्ट ट्राइब है गूंड, जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइब है। तो जब एशिया का लार्जेस्ट ट्राइब है तो भारत का तो होगा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति गूंड है, तो गूंड जो है भारत में सर्वाधिक जनजाति है, और व्हील जो है सेकंड लार्जेस्ट जनजाति है। तो कहीं कहीं ये आंसर एक्सचेंज आपको मिलेगा, अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये आंसर का एक्सचेंज भी मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये जो प्रश्न है आपको मालूम है कि तो टोडा का मतलब ही होता है नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। टोडा और नीलगिरी माउंटेन, तो नीलगिरी माउंटेन ऑफ तमिलनाडु। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की अगर हम बात करें तो 33% ये पढ़ते आ रहे होंगे आप 33%, तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33%। नेक्स्ट देखते हैं 17 है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। ये जो प्रश्न है पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल जो सबसे ज्यादा है वो राजस्थान में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। पोटेंशियल की बात होगा तो राजस्थान आएगा, तो राजस्थान टॉप पर था पोटेंशियल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोलने जाने वाली है। तो हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाती है वो बंगाली बोला जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पूरे विश्व में यानी विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी, तो हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो बंगाली बोला जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो सड़कों का घनत्व यानी रोड डेंसिटी सर्वाधिक की बात करता है तो केरला इज द टॉप, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, केरला आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी झांसी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह की बात होगा तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मुंबई हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर मुंबई। चलिए नेक्स्ट, मिलाते रहिए आप अपना बुकलेट सीरीज में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले थे, तो ये जो शिलालेख मिला था वो खरोष्टी लिपि में मिला था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चारवाक दर्शन प्रणाली को जो है यहाँ पढ़िएगा थोड़ा सा, चारवाक फिलोसफर सिस्टम वाज ऑल्सो कॉल्ड, तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। तो चारवाक दर्शन प्रणाली, ठीक है, तो चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम जो है उसको और हम किस नाम से जाना जाता है, तो लोकायत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं इसको, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चारवाक को हम लोकायत प्रणाली भी कहा जाता था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर लोकायत प्रणाली। चलिए निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्था कीजिए, तो ये अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सातवाहन, बाक्टक, चालुक्य, तो सातवाहन, बाक्टक और चालुक्य की अगर हम बात करते हैं तो सातवाहन और बाक्टक और चालुक्य, अब ये प्रश्न जो है आपको इसमें आपको अगर हम सातवाहन की बात करें तो सेकंड सेंचुरी में चला जाता है और बाक्टक 250 में आता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सातवाहन यानी ए और बाक्टक यानी बी, ए बी और सी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ए बी सी, सातवाहन फिर बाक्टक और देन चालुक्य। चालुक्यों की अगर बात करते हैं 543 ईस्वी के आसपास आ जाता है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट और बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का, तो हरिहर और बुक्का तो विजयनगर एम्पायर आपको मालूम होगा 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का वाला प्रश्न का, विजयनगर राज्य की स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। सो द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज, तो अरिकमेडू था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरिकमेडू। नेक्स्ट देखते हैं, कलहन की राजतिरंगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडबाहो लिखी थी। तो गौडबाहो आपको मालूम है, गौडबाहो का मतलब होता है हत्या, राजा गौड़ा के राजा का हत्या, तो गौडबाहो यही था। और बागपति जो कि यशो बर्मन के राज दरबार में कवि थे, उन्होंने ही गौडबाहो लिखा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बागपति। ठीक है, डी मारिएगा इसका बागपति द्वारा। चलिए, तो चूंकि हमें जो क्वेश्चंस है लेट मिला है तो हमने लेट ही इसका आंसर बनाया है, तो कोई नहीं, आप अपना आंसर जो है सही कर लीजिए। तो शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, तो उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। तो शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी कहा जाता है, और उपरोक्त संग्रह को क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुमुराय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर तिरुमुराय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद है आपको अजमेर, तो अगर अजमेर मालूम है, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको मालूम है ये अजमेर में है, तो ये तो दोनों
खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों में आपको मालूम है। तो कुब्बत उल इस्लाम लाहौर कहाँ जाइएगा, दिल्ली में ही आई है। दिल्ली और अजमेर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली और अजमेर इस प्रश्न का सही आंसर, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, यानी इट वॉज द फ्यूजन ऑफ। अब ये फ्यूजन किसका था, तुर्क मंगोल का जो कि मध्य एशिया का था, और फारस अरब या तुर्क मंगोल का। तो सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो वी विल गो विद द ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फारस अरब और तुर्क मंगोल का एक फ्यूजन था गवर्नमेंट ऑफ मेडावल इंडिया का। सो बेसिकली इट वाज नॉट ओनली द तुर्क मंगोल, फारस और अरब का भी थोड़ा सा प्रभाव था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, हम मान रहे हैं। तो सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो डी लगाइएगा आंसर इसका। चलिए 31, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक की अगर बात कीजिएगा तो इसका थे रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य वाज द फाउंडर, ठीक है, ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का फाउंडर कौन था, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली कब शुरू गई थी। तो भू राजस्व की अस्थायी मतलब परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करें तो डेट कब हुआ था, 1793 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो बंगाल, पहला ऑप्शन कौन है, सी है। तो खटाक से मार दीजिए इसको, सी, सोचना ही नहीं है कुछ, सी यानी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल। और रैयतवाड़ी की बात करेगा तो मद्रास, ये रैयतवाड़ी जो है वो 1820 में हुआ था। मद्रास, बॉम्बे, असम, इस सब साइड में रैयतवाड़ी की व्यवस्था हुआ था 1820 ईस्वी में। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल और मद्रास में। आइए अगला प्रश्न, एक क्रोनोलॉजी वाला, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम व्यवस्था कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो 7 अगस्त 1905 को इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल आफ्टर पार्टीशन ऑफ द वेस्ट बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन की अगर हम, नॉट वेस्ट बंगाल, बंगाल की जो पार्टीशन की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, then it was started on 7th अगस्त 1905 from the कलकत्ता टाउन हॉल। तो स्वदेशी आंदोलन की तो शुरुआत 1905 में हुआ था। तो इस तरीके से 1905 इसका हो जाएगा। और लखनऊ समझौता तो आपको मालूम है 1916 लखनऊ पैक्ट, और मार्ले मिंटो 1909। और यहाँ देखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुआ था 1906 में। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम डेट वाइज चले क्रोनोलॉजी, तो हमारा डी होना चाहिए, यानी ए डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ए डी कहीं नहीं है। तो ए डी नहीं है चूंकि, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ए सी बी। डी ए सी बी क्रोनोलॉजी के अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा डी ए सी बी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, डी ए सी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। सो हेयर आप ए बी और सी में अगर हम बात करें तो ए तो स्वदेशी आंदोलन ठीक है, सी मार्ले मिंटो नहीं, लखनऊ नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द योर करेक्ट आंसर, राइट, एज पर ऑप्शन। लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता, डी ए रहता, तो डी ए करेक्ट आंसर होता आपका। चूंकि कई बार क्या है, स्वदेशी आंदोलन 1906 वाला, ठीक है। 34, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था। ऑप्शन पूछा है कौन किया था और किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। और 1882 ईस्वी में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, 1882 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में सामान्यतः एटॉल्स पाए जाते हैं। तो एटॉल्स आपको मालूम है, एटॉल्स कहाँ पाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, लक्षद्वीप के निकट। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है ना पूरा एटॉल से बना हुआ है, तो नियर लक्षद्वीप आप कह सकते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडिया एटॉल्स और कॉमनली फॉर्ड। तो लक्षद्वीप जो है वो पूरा एटॉल्स का ही बना हुआ है। तो कहीं कहीं आपको खंबात की खाड़ी भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, बट करेक्ट आंसर विल बी लक्षद्वीप के निकट। ठीक है, सो नियर द लक्षद्वीप। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया था? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की गई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो भारत में, तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने? पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में ही शुरू कर दिया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में ही शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजस्व भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं करता है? तो आपको बोल रहा है नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार क्या सीमा करता है? नहीं करता है। तो आपका नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है यानी बिहार हो जाएगा। ये तो सब हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा, बिहार नहीं करता है। चलिए 39 देखते हैं। 39 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी के गति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है? नहीं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात दिन उल्टा कर दिया है। तो 1 और 2 दोनों क्या है? 1 और 2 दोनों असत्य है, ठीक है। 1 और 2 दोनों असत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उल्टा कर दिया है, यानी ए और बी दोनों क्या है? असत्य हैं। चलिए 40 देखते हैं, भारतीय उपग्रह इनसैट एक उदाहरण है। भारतीय उपग्रह इनसैट किसका उदाहरण है? तो भारतीय उपग्रह इनसैट जो है वो मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। चलिए तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? तो आपने देखा इनसाइट किसका उदाहरण था? मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। 41वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा विशेष लक्षण जो है नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है आपको बताना है। संरचनात्मक मूल यानी स्ट्रक्चरल ऑरिजिन, बी ग्लेशियल ऑरिजिन। हो ही नहीं सकता, नर्मदा नदी ग्लेशियल ऑरिजिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वोल्केनिक ऑरिजिन हो सकता है क्या? नहीं है। विंड ऑरिजिन है क्या? नहीं है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक मूल, स्ट्रक्चरल ऑरिजिन। ग्लेशियर ऑरिजिन आपको मालूम है ना, पहाड़ों में होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा कहां पर होता है? प्रश्न पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो कोरोमंडल तट पर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या लेटराइट मृदा जो है वो उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है? दूसरा कह रहा है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होता है, वह पश्चिम बंगाल, असम। ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेटराइट मृदा तो उच्च ताप में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओनली वन, केवल वन सत्य है। तो 43 का जो है आपका आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड वाला नहीं सही होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? चलिए जल्दी जल्दी मिलाइए। निम्नलिखित में से जो है वो जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र नहीं, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, नागालैंड, बिल्कुल सही आंसर है नागालैंड। चलिए अगला देखते हैं, अब भारतीय संविधान से आ गया प्रश्न। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आप अनुच्छेद देख लीजिएगा पहले, तब तो बोले तो अनुच्छेद 22.2, अनुच्छेद 22.1 और 22.1 और 22.4, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर जो सुमेलित नहीं है वो 22.1 यानी स्वयं की पसंद के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार,
ये जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, इसको पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए वीडियो को लंबा नहीं करना है, उनको आपको जल्दी से कम समय में आपको पूरा आंसर देना है। 47 देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो नगरों की सर्वाधिक जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित? तो आंग्ल भारतीय के बाद जब भी चर्चा चलेगा तो अनुच्छेद 333 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 333। एंग्लो इंडियन की बात कर रहा है ना, तो एंग्लो इंडियन की जब भी बात करेगा तो 333 आ जाएगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन की जब भी बात करेगा तो 333 में चला जाएगा। एंग्लो इंडियन कहां चला जाएगा? 333। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था ये। आपको मालूम है कि जुडिशियल एक्टिविज्म आज का कितना केस बढ़ गया है। तो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा था ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। पी.एन. भगवती जी का आपको मालूम होगा, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती यानी जस्टिस पी.एन. भगवती इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। 50 मार्क की जगह निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाद जो है जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो ये रियली डिफिकल्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये चारों जो है वो जुड़े हुए हैं जमींदारी व्यवस्था से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए स्टूडेंट इतना बात वगैरह तो याद करते नहीं। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, नियोजन के बारे में आपको बताना है। सो आपको बताना है कि नियोजन के बारे में इनमें से क्या सत्य है। तो कह रहा है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। हाँ किया था। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा किया था। बिल्कुल किया था। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। बिल्कुल कर दिया है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की था। तो ये सभी सत्य हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी सत्य हैं जी, इसमें ऑप्शन ए लगाइएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 क्या करा? संघ लोकसेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकती है। तो संघ लोकसेवा आयोग जो है राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कब सहमत होगा बताइए? तो तभी सहमत होगा जब राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति करेगा, है ना। राज्यपाल मांग करे और राष्ट्रपति उसको रिकमेंडेशन करे तभी तो करेगा ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये तो बुक है। तो ये बुक है दैट वाज रिटन बाय अतुल कोहली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी रिलीजियोसिटी एंड इमोशनलिटी, सहभागिता यानी धार्मिकता और भावुकता, सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा नहीं है, यानी धार्मिकता और भावुकता नहीं होना चाहिए। सब चीज धर्म और भावुकता ये सब नाम का कोई चीज सुशासन में नहीं है जी। चलिए अगला, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति का क्वालिफिकेशन एज देखिए पूछ रहा है। नगर पालिका के लिए क्या एज होगा? नगर पालिका के लिए एज बताइए जल्दी से। 55, 18 वर्ष। ठीक है, नगर पालिका के लिए और कितना चाहिए आपको? 18 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष की आयु सीमा पर। और पंचायत चुनाव 21 मुखिया, है ना। चलिए, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त होता है? तो पंचायतों की वित्तीय अवस्था मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार जो होता है वो किसके पास होता है?
वो होता है राज्य के गवर्नर के पास। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के गवर्नर के पास। 57 देखिएगा, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों को केंद्र राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है वाला प्रश्न बहुत पूछा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, तो ए लगाइएगा इसका। चलिए नेक्स्ट 58 देखिए, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भू राजस्व, यानी डी लगाइएगा। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है, और जो वीडियो को एक बार लाइक कर दी दोबारा मत करिएगा। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का जो तात्पर्य होता है वो होता है, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है 60 क्या करा, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना अभी भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 60 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ये तो फेवरेट प्रश्न हो गया लगता है एग्जामिनर का, पीसी महालनोबिस जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसे दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो है विकास के मापकों को जो वाला सिस्टम है वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, PQLI और HDI। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय, PQLI एंड HDI। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, ठीक है। PQLI का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 62, नीति आयोग ने प्रत्येक, बहुत लंबा प्रश्न पूछा है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा एक बहुत अग्रणी राज्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अग्रणी राज्य नहीं है वाला प्रश्न लगता है जेपीएससी को बहुत फेवरेट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए 63, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, ठीक है। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या बोल रहा है? आधारित है। तो आधारित है तो इसका मतलब हो जाएगा CPI, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित है? ये तो आपको मालूम है, ब्रेटन वुड्स संस्थान आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। ब्रेटन वुड्स संस्थान से संबंधित नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। ध्यान से थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़िएगा, नहीं है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स संस्थान की अगर हम बात करें तो नहीं है वाला प्रश्न में आपका आंसर IMF तो है, वर्ल्ड बैंक है, WTO भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है जी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ था एक चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है। 65 नंबर क्या कर रहा है? देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों और कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निलंबित करिए। तो इसका आंसर सी मारिएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? देखिए 60 डॉलर से प्रति डॉलर से होकर, है ना, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 डॉलर हो जाता है तो रुपये का क्या हो रहा है? आपको अवमूल्यन हो रहा है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया हो रहा है, ठीक है ना। रुपये का
क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रुपये का डिवैल्यूएशन, ह्रास यानी डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ और होता है। डेप्रिसिएशन जैसे आपका मशीन वगैरह लेते हैं तो उसकी कीमतों में कमी वगैरह होना, तो सब डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। गुणसूत्र, एक खास करके इकोनॉमिक्स वाले प्रश्नों में तो जरूर पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और साइंस वाले प्रश्नों में। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो गुणसूत्रों की वंशागत का जो सिद्धांत था आपको मालूम है ये किसके द्वारा दिया गया है, वंशागत, इनहेरिटेंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो मेंडल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूटन और बॉबेरी, ठीक है, बॉबेरी और सूटन, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम थ्योरी दिए थे इन्होंने, इन दोनों ने, सूटन और बॉबेरी जो है, सूटन और बॉबेरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूटन और बॉबेरी, ध्यान दीजिएगा, मेंडल नहीं होगा। बॉबेरी और सूटन जो है क्रोमोसोम थ्योरी आपको पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिग्स बोसॉन को इससे से भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन को और किसके नाम से भी जाना जाता है आपसे पूछ रहा है, तो हिग्स बोसॉन को गॉड कण के, गॉड पार्टिकल्स, ये प्रश्न मैंने जब साइंस बीपीएससी वाला आपको करवाया था तो उसमें ये कवर किया था। गॉड पार्टिकल्स के नाम से, हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता, तो इसीलिए कहा जाता है। प्रीवियस इसको क्वेश्चन को हमेशा करके जाना चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है, गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 69, निम्नलिखित में से कौन से कीट नहीं है, पूछ रहा है कौन सा कीट जो है नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, स्पाइडर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पाइडर कीट नहीं है। अगला देखिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड का जो कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है विद्युत संपीड़ित यानी इलेक्ट्रोलुमिनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलुमिनेंस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत संदीप्ति, ठीक है, विद्युत संदीप्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं जो है वो है सुपरसोनिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पराध्वनिक तरंग, पराध्वनिक तरंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हवा में प्रकाश की चाल जो है वो डेंसिटी पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, डेंसिटी पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फिर साइंस से पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन यानी नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है पौधे के द्वारा नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 74 क्या कह रहा है, 74 कह रहा है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज क्यूबिट, क्यूबिट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबिट। चलिए नेक्स्ट, मेघ संघनन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। मेघ संघनन सेवा जो है किस चीज को सम्मिलित नहीं करती है, यानी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सम्मिलित नहीं करता है, डज नॉट इंक्लूड यानी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल, सेंडिंग फैक्स और ईमेल को भेजने में किस तरह का जो सूचना का आदान प्रदान होता है, तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों का होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन यानी फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड जो होता है 2 और 4D से, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 एंड 4D। नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो मूंगफली का जो सबसे अधिक हानिकारक रोग है वो होता है टिक्का, टिक्का, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र उदाहरण है, मक्का आलू गन्ना मूंग जो है फसल चक्र उदाहरण किसका है, 79 का देखिएगा, 79 का, यानी 3 वर्षीय हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्षीय, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ध्यान दीजिएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ओके, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है देखिए, अभी क्वेश्चंस का सीरियल नंबर यहाँ 80 है, थोड़ा सा क्वेश्चन का सीरियल नंबर मैं एक बार मिला लेता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस का सीरियल नंबर 80 के बाद जो है वो नहीं आया है,
सो हम जो है हमारे पास उसको मैं कवर कर रहा हूँ। या 97 देखिएगा, 97 है, थोड़ा सा वो हो सकता है उन्होंने बाई मिस्टेक से, मैंने भी नहीं देखा था तो बाई मिस्टेक वो भूल गए हैं पेज, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कर दूंगा। तो चलिए 97 से है हमारे पास, तो कोई नहीं, तो 97 देख लेते हैं। 97 में क्या कह रहा है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, बहुत सिंपल प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस। क्या कहा जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 97 का बी, पूर्ण स्वराज दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है, कोयले का जलना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयले का जलना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो लौह धातु का अयस्क कौन है, हेमाटाइट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमाटाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो शहरी जीवन की विशेषता नहीं है यानी लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, इनफॉर्मल टाइज, कंपटिशंस, इंप्रेशनल रिलेशंस, यानी इनफॉर्मल टाइज नहीं है, विशेषता बोल रहा है नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक संबंध। तो ये रहा आपके बीच में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हमारे पास नहीं अवेलेबल हैं, तो उसके कारण से मैं आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये आप मिला लीजिए इसको, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही जो रेस्ट ऑफ वाला पार्ट है उसको कवर कर दूंगा मैं, और सेकंड पार्ट भी कवर कर दूंगा। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए।